नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी एट होम में, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं पुराने पेपर्स में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस का। एक एक करके मैं सारे पेपर्स उठाऊंगा और आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 2017 का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है, आरक्षक भर्ती का। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो मेरे सामने क्वेश्चन दिख रहा है 21 नंबर का, इसको स्टार्ट करते हैं। सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। प्रायिकता की बात कर रहा है तो कुल प्रायिकता सबसे पहले तो अपन क्या मान लो, 1, क्योंकि किसी भी चीज़ के होने की संभावना 100% होती है और 100% को ही हम 1 लेके चल रहे हैं। ये हुई हमारी कॉन्सेप्ट की बात। कोई भी क्वेश्चन प्रायिकता का हो तो 100% लेके चलें या फिर 1 लेकर चलें। अब देखते हैं सीता, गीता और मीता। तो सीता के लिए कितनी है, 60% परसेंट। अब मैंने अगर 1 माना है तो परसेंट हटा दीजिए तुरंत से, तो क्या कहलाया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, इसका मतलब 3/5। ठीक। सीता के बाद मैंने क्या देखा, गीता। गीता के लिए कितना दिया हुआ है, 40%, यानी कि बटे में 100। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बचा, 2/5। अगर मैं बात करूं मीता की, तो मीता की कितनी है संभावना, 20/100, यानी कि इसको मैं काटूंगा तो 1/5। तो मैं कह सकता हूँ 1/5। यदि ये उत्तीर्ण होने की संभावना है तो अनुत्तीर्ण होने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सी बात है। अनुत्तीर्ण होने के लिए मैं संभावना निकालूँ तो 1 में से माइनस कर दूंगा मीता की, 1/5। तो कितनी बचेगी, 4/5। बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन कैसे करना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तीनों का गुणा कर दीजिए। 3/5 गुणा 2/5 गुणा, ये दोनों हो गए उत्तीर्ण के लिए और ये चाहिए मुझे अनुत्तीर्ण, तो 4/5। अब इस पूरे केस को मैंने परसेंट से हटाया था, लेकिन मुझे उत्तर हमेशा किस में चाहिए, परसेंटेज में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन सारे परसेंट में। तो मैं क्या करूँगा, इसको तुरंत परसेंट में बदल दूंगा, गुणा 100%। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास आंसर आ गया 19.2%। इसका मतलब मैं कौन सा ऑप्शन लगा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करो। 750 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी 5-2, बी सी 7-13। चलिए रेशियो का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ए बी मैंने ले लिया कितना, 5-2, और बी सी मैंने ले लिया कितना है, 7/13, ऑब्लिक नहीं सॉरी, रेशियो। अब देखिए जब इस टाइप के रेशियो आते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनके तीनों के रेशियो बनाना है। इसके लिए सबसे पहले पहलों का गुणा कर दीजिए, 7×5 = 35 अनुपात, उसके बाद क्रॉस में देख लीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही सीखना है आपको। 7×2 = 14, उसके बाद लास्ट के दोनों का 13×2 = 26। अब ये कहलाया ए का रेशियो, ये बी का रेशियो, ये सी का रेशियो। क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है ए को कितने रुपए मिले, इसका मतलब 750 रुपये टोटल थे। ए को चाहिए तो ए का हिस्सा ऊपर रखेंगे और नीचे नीचे हम इन तीनों का जोड़ा रखेंगे रेशियो का। समझ में आ गया। तो मैंने अगर जोड़ा तो मैंने क्या देखा, 75। 75 से डायरेक्ट मैंने इसको काट दिया कितनी बार में, 10 बार में। आंसर क्या मिल गया मुझे, 350 रुपीज़। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम याद आ गया होगा सभी लोगों को। ये क्वेश्चन स्पीड का है, यानी कि सबसे पहले तो याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में इकाई हमेशा सेम रखना है हमें। अगर हम किलोमीटर रख रहे हैं तो किलोमीटर में ऊपर नीचे, मीटर रख रहे हैं तो मीटर ऊपर नीचे, सेकंड रख रहे हैं तो सेकंड ऊपर नीचे। क्लियर। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब दूरी, घंटे की चाल से चल रही कार को 200 मीटर की दूरी, यानी कि मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, 200 मीटर। देखिए ये इकाई है मीटर में और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं,
5/18 का गुणा, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। 5/18 क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदला, हावर को सेकंड में बदला, काटेंगे तो हम 5/18 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं देखूँगा मेरा आंसर क्या आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, कितना समय लगेगा, तो वही क्वेश्चन हो गया ना, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई 200 और स्पीड कितनी हो गई मेरे पास 60 गुणा 5। अब बटे में 18 रखता हूँ तो 18 कहाँ पहुँच जाता है ऊपर, ये हुआ मीटर पर सेकंड में, लेकिन मुझे क्या चाहिए ऑप्शन में देखेंगे तो मिनट्स में। इसका मतलब मुझे मिनट बदलना है, तो नीचे था मेरा मिनट्स का हिस्सा, तो मैंने क्या किया, नीचे 60 का डिवाइड लगा दिया। आगे बात समझ में। जब मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास आंसर आ जा रहा है 1/5 मिनट। उम्मीद है आप सभी को भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 अंकों की कितनी संख्या, सबसे पहले तो बताइए 3 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती हैं, 9 9 9 तक। क्लियर है, अगर 4 अंकों की होती तो 9 9 9 9, 3 अंकों वाली मैक्सिमम होती है 9 9 9 तक। अब इसके अंदर पूछ रहा है 3 अंकों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो मिनिमम 3 अंकों की कौन सी होती है, 100। इसका मतलब मुझे इसके बीच की बताना है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, 9 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 एकम 5, 4 9 5 नाम 45, बचा कितना 4, फिर अगला उतर गया 9, 5 नाम 45। अब मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या देखना है, मेरा टोटल कितना कट गया 199, यानी कि ये जो संख्या निकली ये 1 से लेकर के 999 तक की निकली। पर मुझे 1 से लेके 99 तक तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 अंकों की होती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 99 में 5 का भाग लगा दूंगा, 5 एकम 5 बटी 4, अगला 5 5 नाम 45। अब मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये जो 19 कटा इसका मतलब 1 से लेके 99 तक टोटल 19 संख्या आएंगी, और 1 से लेके 999 तक टोटल 199 संख्या आएंगी। बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या चाहिए, 3 अंकों वाली, तो बस मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 199 में से 19 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 180। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 180। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 743 गुणा 999। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका बता देता हूँ। 743 गुणा 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 743 इंटू 1000 गुणा करना आसान है, 743 3 बार 0, इसमें से माइनस 743 को 1 में गुणा करेंगे तो 743, बस सिंपल घटा दीजिए। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 257। आगे मत बढ़िए, इतने से चेक कर लीजिए 257 कहीं है, देखिए 257 इन दोनों में है, इसका मतलब मुझे इसमें भी है, इसका मतलब मुझे और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बचा 2, 2257 कहीं है, देखिए एक ही में दिख रहा है 2257, तो बस डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं थर्ड। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक आयु का क्वेश्चन में सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक लाइन मेथड, ठीक, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये जो सेंटर है बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं हम वर्तमान, यानी कि जो भी बात कर रहा हूँ मैं आज में कर रहा हूँ तो मैं सारे मान यहाँ रखूँगा। आज से अगर मैं आगे बढ़ गया इस साइड तो ये क्या हो गया, भविष्य का केस हो गया, ठीक। लेकिन आज से ही अगर मैं पीछे की बात करूंगा तो ये क्या हो गया, भूतकाल, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट की। यहाँ पर हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए आज अगर मेरी आयु 10 वर्ष है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 वर्ष बाद क्या होगी, इसका मतलब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे कहाँ चाहिए, इधर चाहिए भविष्य में। तो आज अगर मैं 2 हूँ तो भविष्य के लिए +2 बढ़ जाएगी मेरी आयु, तो कितनी हो जाएगी 12। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे तो 5 साल पहले बताइए आप कितनी आयु थी मेरी, तो बस वर्तमान से ही चेक करेंगे। वर्तमान से अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँगा तो मेरी आयु 5 घट चुकी होगी कि नहीं पहले,
तो इसका मतलब यहाँ मेरी आयु कितनी हो जाएगी 5। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। ठीक है, अब मैंने फिर से ले लिया वही मेथड। वर्तमान आयु मतलब इस केस में बात कर रहा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। अनुपात क्या है 9:4 है। किसका है, फादर का और सन का। 5 साल बाद, देखो बाद यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो इधर के केस की बात कर रहा है। 5 साल बढ़ जाएगी इधर। 5 साल बाद इनकी आयु का योग हुआ 75 वर्ष। इसका मतलब आयु का योग हुआ 75, यानी कि मैं कह सकता हूँ फादर प्लस सन योग कितना हो गया 75। बात क्लियर हो गई। अब देखना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर इनको मैं x मान लूं तो पिता की आयु 9x, पुत्र की आयु 4x। 5 साल बाद की बात करूंगा तो 5 वर्ष इसकी आयु बड़ी होगी, 5 वर्ष इसकी भी आयु बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूं ना 5 वर्ष बाद इस केस में क्या हो जाएगा 9x + 5, और सन के केस में क्या हो जाएगा 4x + 5, है ना, यही दोनों होगा। लेकिन अभी अभी क्या बताया 5 वर्ष बाद तो फादर और सन की आयु का योग 75 है। तो मैं कह सकता हूँ 9 4 13 13x + 5 5 10, ये हो गई पिता पुत्र की आयु का योग। ये कितना दिया है 75, यानी कि 10 वहाँ जाके घट जाएगा तो बचेगा 65। x और बटे में क्या आ जाएगा 13, 13 पंजे 65, तो x का मान आ गया 5। तो यहाँ रख दूंगा तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और यहाँ रख दूंगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। मुझसे किसकी आयु पूछी है, पिता की वर्तमान आयु, तो मैं कह सकता हूँ पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, कितने रुपए यानी क्वेश्चन मार्क। इसका अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना मिलना चाहिए मुझे 400 रुपये। अब ये परसेंटेज में है इकाई, और ये किस में है रुपए में। तो सबसे पहले इसका परसेंट हटा देते हैं अपन, 20/100। ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, ये मुझे चाहिए। तो 400 ये क्रॉस में आ जाएगा बाद में गुणा 100, और ये नीचे आ जाएगा बटे 20। 20 से काटूंगा 20 20 या 400, 20 गुणा 100, तो मैं कह सकता हूँ 2000। तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क था वो आ गया, आंसर मेरा कितना 2000। तो मैं कह सकता हूँ 2000 का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कुल कार्य कितना हो गया 12 आदमियों का 9 दिन के हिसाब से 12 9 में 108। ठीक है, यानी 12 आदमी 9 दिन में 108 कार्य कर रहे होंगे। अब 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो 6 दिन काम किया 12 आदमियों ने, तो फिर 6 दिन का कार्य 12 आदमियों का 12 गुणा 6, 12 6 72। तो शेष कार्य कितना बचा मेरे पास, शेष कार्य मेरे पास बचेगा 36। क्लियर है। अब वो क्या बोल रहे हैं, उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, लेकिन कब 6 दिन काम करने के बाद। तो 6 दिन में 72 काम तो हो गया। अब करना कितना था मुझे 36, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो 6 दिन बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य को कितना समय लगेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। कुल दिन निकालने के लिए कार्य के, तो हम ये याद रख लेते हैं कुल दिन मतलब कुल कार्य और बटे कुल कार्य में हम किसका भाग लगा देंगे, कुल व्यक्ति। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है वो शेष की। तो शेष में कितना कार्य शेष बचा है मेरे पास कुल 36, और कुल कितने लोग हो गए 12 पहले थे 6 और जुड़ गए तो 18। तो 18 दूनी 36, इसका मतलब 2 और लगेगा समय दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी में 5 7 6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है 5:7:6। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझा दूँ ट्रिक बेस पर, तो बी सी से कितना ज़्यादा है 1, और बी सी से क्वेश्चन में कितने रुपए ज़्यादा बोल रहा है 45। तो मैं कह सकता हूँ 1 पर कितना है 4500,
अब सी को कितने मिलेंगे भाई, 1 पर या 4500 है तो 6 पर कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है दोनों तरफ 6 का गुणा कर दो आप, 27,000 आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया सिंपल ट्रिक की बात कर लेते हैं मेथड से करता मैं तो कैसे करता, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या अनुपात दिया हुआ है इनका, 5:7:6। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है बी को सी से, तो पहले तो बी और सी को बराबर कर लीजिए। इस केस में दोनों के पास बराबर रुपए हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है 4500 रुपये ज़्यादा है किस पे, बी पर, किससे, सी से। तो सी में 4500 रुपये अगर मैं जोड़ दूंगा तो किसके रुपए बन गए ये, बी के। अब बी के पास मैं कह सकता हूँ सी से 4500 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ अगर मैं अनुपात है तो इनको एक्स मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 7x बराबर 6x तो लेकिन सी से 4500 रुपये ज़्यादा भी तो है ना। तो बस 6x में 7x, अब देखिए x बराबर कितना बचता है मेरे पास 4500, तो x का मान उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ आंसर मेरा कितना हो गया 27,000। बात समझ में आ गई, तो मैं कह सकता हूँ मेरा यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन गया, थर्ड ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। देखिए बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना अपन को, ए बी से 2 साल बड़ा है तो सबसे पहले तो ए और बी को बराबर कर लीजिए, पर बी से 2 साल बड़ा है तो बी में 2 जोड़ दीजिए, अब किसकी आयु बन गई, ए की, तो ए बी से 2 साल बड़ा हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ a माइनस बी बराबर 2, ए और बी की आयु का अंतर एक तरह से 2 साल हुआ। ठीक, जो कि सी की आयु का दुगना है, कौन, ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि का मतलब हो गया वो बी की बात कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ और कह सकता हूँ, बी सी की आयु का दुगना है तो गुणा कर देंगे, अधिक या कम है तो प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ ए बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल आयु है 27 वर्ष। तो बस अब 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इनको एक में बदल लीजिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा b प्लस 2, बी का मान क्या हो जाएगा 2c, तो 2c को अगर मैं उठा के यहाँ रख दूंगा तो मैं कह सकता हूँ ना, तो a का मान क्या हो गया 2c प्लस 2। अब इस वैल्यूज़ को इधर पुट कर देते हैं, तो 2c प्लस 2 प्लस बी का मान अभी अभी देखा अपन ने 2c और प्लस सी बराबर 27। तो देखो सी सी वाले जोड़ देते हैं अपन, 2 2 4 1 5, 5c बराबर 27, और इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 25। तो मैं कह सकता हूँ सी का मान कितना आ रहा है 5। ठीक, अगर सी का मान 5 आ गया तो बी का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अगर बी का मान 10 आ गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे को ए का मान कितना मिल जाएगा, 10 और 2 12। और मुझे क्या बोल रहा है ए की आयु कितनी है, तो मैं कह सकता हूँ 12। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता पाएगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन ईजी है। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एक साथ अगर 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/30। क्लियर हो गया। 20 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है, तो 20 दिन तो कराना है ना, तो इसका मतलब 20 दिन का करेंगे तो गुणा 20 कर देते हैं, तो कितना आ गया 2/3। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद बी ने छोड़ दिया, शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। शेष काम को अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुल कार्य कितना कह सकता हूँ मैं, कुल कार्य हो गया, अगर एक में से 2/3 कार्य हो गया तो मैं कह सकता हूँ ना शेष कितना बचा मेरे पास, 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो ए द्वारा 20 दिन में 1/3 काम किया गया, तो ए अकेला एक कार्य को कितने में कर लेगा, इसको यहाँ गुणा कर दो, 20×3 = 60 दिन में कर लेगा। क्लियर हो गया। तो ए काम यानी कि ए का, तो ए अकेला करता तो कितने दिन में करता, 60 दिन में करता। अब वो बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत सिंपल सी बात आ गई। अब
बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी एक साथ 30 दिन में कर रहे थे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए और बी 30 दिन में कर रहे, तो एक दिन में 1/30 हो गया। ए का कार्य एक दिन का 1/60 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू इधर डाल देता हूँ मैं, तो 1/60 प्लस बी बराबर 1/30, तो बी बराबर 1/30 माइनस 1/60। एलसीएम ले लो इनका, 60 आ गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब 1/60। अब देखो बी का कार्य एक दिन का 1/60 आ रहा है, इसी टाइप से अपन ने अभी इसको निकाला था एक दिन का, ठीक है ना। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, तो बी पूरा कार्य 60 दिन में कर देगा। आगे बात समझ में, 1/60 आया ना, तो कुल कार्य था 1, इसका मतलब एक दिन का 1/60 होया, तो फिर कुल कार्य 60 दिन में हमारा आंसर हो गया। बी का हो गया हमारा 60 दिन, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने की और भी सिंपल ट्रिक्स होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेंदी मेथड के जरिए सिखा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 4800 रुपये का अंकित मूल्य का एक वॉशिंग मशीन का या को होगा एक्चुअली 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। क्रमिक छूटों पर खरीदता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर MRP मेरे पास कितना है 4800। अगर वो उसको खरीद रहा है कितने पे, क्रमिक छूटों पर, तो सबसे पहले तो सिंपल से हिसाब है 15% जिसका हटा दो, तो 15% हटाया तो कितना बचेगा 85%, हटा दूंगा तो 100। पहली छूट हो गई, दूसरी छूट 5% हो तो इसी में गुणा और कर देते हैं 5, यानी कि 95 बचेगा। वो तो छूट में गया ना 5%, तो बचा कितना 95/100। यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया, 5 से काट दूंगा, 5 से 19 बार कटेगा और 20 बार। अब 5 से तो नहीं जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 5 से काट दूंगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब मैं कह सकता हूँ 12 गुणा 17 गुणा 19 इस कीमत पर उस व्यक्ति ने इसे खरीद लिया। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है, इसका मतलब उसका खर्चा हो गया। इतने में उसको मिला, जैसे मुझे मिला 100 रुपये में, लेकिन मैं लाया 10 रुपये का भाड़ा दे करके, तो मेरे पास कितने का पड़ा वो 110 का। इसी हिसाब से इसमें 124 रुपये और जोड़ देंगे हम, तो अब मैं कह सकता हूँ कि इतने रुपये का उसे पड़ा। तो 12 गुणा 17 गुणा 19 का अपन गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 3876 और प्लस 124, तो मैं कह सकता हूँ 4000। इसका मतलब उस व्यक्ति को 4000 रुपये का वो पड़ा, यानी कि ये कहलाया क्या CP कॉस्ट प्राइस। जितने में वह लेकर आया कुल पैसे की लागत लगाकर, तो CP यानी कि 4000 रुपये का उसको पड़ा। पर वो क्या पूछ रहा है 13% के लाभ पर बेचता है, तो SP में निकाल लेता हूँ 4000 गुणा 13% को डायरेक्ट लगाओ 113, 100% तो वैल्यू मानते ही अपन, 13% का लाभ डिवाइड बाई 100, 0 से 0। जैसे ही मैंने इन दोनों को गुणा किया तो मुझे आंसर मालूम पड़ जाएगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 0। आंसर क्या हो गया मेरा 4520, यानी कि मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रहे कि जब भी हम हिंदी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसके साथ हमें इंग्लिश क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है इंग्लिश क्वेश्चन में हमें, यहाँ बोल रहा है डाउन स्ट्रीम ये, और जबकि यहाँ क्या बोल रहा है वो विपरीत दिशा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नाव की चाल कहाँ पर, स्थिर जल में, यानी कि x बराबर कितना दे दिया इन्होंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x मैंने क्या मान लिया, नाव की चाल। ठीक, अब धारा की चाल, तो धारा में क्या मान ले रहा हूँ y कितना हो गया मेरे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे। अब एक चीज़ याद रहे, नाव के विपरीत दिशा में क्या पूछ रहा है वो मिनट, इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दे रहा है वो हमको 5
किलोमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, देखिए ये लिखा हुआ है ना। अब आगे, अब स्पीड की बात कर रहे हैं तो याद रहे क्वेश्चन हिंदी हो और इंग्लिश में भी हो तो हमेशा इंग्लिश की मान्य होती है। तो इंग्लिश में बोला डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको, धारा की दिशा, ठीक, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। अगर धारा के विपरीत की बात करेगा, धारा के विपरीत, इसका मतलब x माइनस वाई, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल कम कर देंगे। अब धारा की दिशा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम। तो सोचने की बात है, जब वो यहाँ विपरीत बोल रहा है तो यहाँ इसको अप स्ट्रीम बोलना था, लेकिन क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम, तो हम क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम से ही करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई, तो नीचे मैं क्या रखूँगा स्पीड में 10 प्लस 5, इसका मतलब 5/15, 5 एक 5, 5 3 15, तो क्या बचा 1/3 घंटे। क्यों, क्योंकि देखो इसकी इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और हावर्स क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ हावर्स। लेकिन मुझे आंसर काय में दिया है, मिनट में दिया हुआ है, तो 1/3 हावर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 20 मिनट मेरा आंसर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो आंसर होगा इसका वो 20 मिनट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचिए। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, इसका मतलब मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। इनकी आयु का अंतर मान लो अगर ए बड़ा है तो ए में से अगर बी की आयु घटाऊंगा तो 2 का अंतर मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं 10 साल का हूँ, कोई व्यक्ति 8 साल का है, 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2, इसका मतलब ए और बी की आयु का अंतर कितना हो गया, 2। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, आयु का योग मतलब प्लस कितना बोल रहा है, 144 के वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट ले लूँगा तो कितना कहलाया, 12। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी बराबर 12। तो बड़े वाले की आयु कितनी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर a माइनस बी हो गया 2 और a प्लस बी हो गया 12। अगर इसको मैं हल करूँ तो ये कटा, 2a बराबर 12 तो 14 और a बराबर कितना आ गया, 7। ठीक, तो a बराबर जब 7 आ गया तो दिमाग लगाओ, a की वैल्यू अगर यहाँ मैं रखता हूँ तो a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 12 में 7 गया 5। क्वेश्चन सिंपल है, बट मुझे क्या पूछ रहा है, बड़े वाले की आयु कितनी है। तो जब एक की 5 है, एक की 7, तो बड़ा कितना हुआ, 7। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आंसर मेरा हो गया 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो ए हो गया कोई व्यक्ति, उसका पुत्र हो गया मान लो बी, तो मैं लिख देता हूँ बी को मैंने क्या बोला है, पुत्र बोला है। ठीक है, पहले तो इनको बराबर कर दो, ए और बी बराबर है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ए की आयु पुत्र की आयु 6 गुनी है, तो गुणा करना है। किसकी गुनी है, बी की, यानी कि उसके पुत्र की, तो पुत्र में 6 का गुणा कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, तो फिर वही बात आ गई, ए हो गया, ये हो गया सी, तो मैं यहाँ क्या कह दे रहा हूँ, सी कौन है, पिता। ठीक है, सबसे पहले मैं कह देता हूँ ए और सी बराबर है, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। पिता की आयु 40 वर्ष अधिक है, किससे, ए से। तो जब मैं ए की आयु में 40 जोड़ दूंगा तो किसकी आयु बन गई, सी की। नहीं समझ आया, फिर से देख लेते हैं। ए बराबर है सी, सबसे पहले मैं कहता हूँ दोनों की आयु बराबर है, मान लो 50-50, पर मैं कह रहा हूँ कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, यानी कि सी पिता है तो पिता तो बड़ा है, लेकिन पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष अधिक है, तो 50 + 40 90 होनी चाहिए। इसका मतलब ए में 40 जोड़ दूँ मैं। बात समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं। उन सब की कुल आयु 118, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कुल आयु 118 है। ठीक है, अब देखते हैं ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 6b प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है a + 40, पर ए की वैल्यू मेरे पास 6b है ना, तो मैं ए की वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ, 6b + 40 हो जाएगा।
तो मैं कह सकता हूँ सी की वैल्यू 6b + 40 और बराबर 118। तो देखो 6 1 7 6 13 बी वाले सारे जोड़ दिए 13b, 118 में से 40 घटा दूंगा तो 78, 13 से काटा 13 6 78, यानी कि बी का मान क्या आ गया 6। बी का मान 6 आ गया तो 6 6 36 हो गई। एक ही आयु और मुझसे किसकी पूछिए एक ही, तो मैं कह सकता हूँ आंसर मेरा क्या हो गया सेकंड। क्वेश्चन सिंपल है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत है। देखिए औसत के केस में सबसे पहले तो कुल निकाल लीजिए आप। कुल कैसे निकालेंगे? 50 विद्यार्थियों के औसत कितने हैं 75, तो 50 एक विद्यार्थी का भी 75 कहलाएगा, 2 का भी 75 कहलाएगा और 50 का भी 75 कहलाएगा। तो इस हिसाब से 50 गुणा 75 टोटल कितना हुआ 55 25 5 5 7 35 2 37, कुल कितना हुआ 3750 अंक हुआ टोटल। लेकिन एक विद्यार्थी को देखो क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है 86 की जगह 36 लिख दिया, कितने कम लिखे गए 50, तो कायदे से 50 और बढ़ने चाहिए थे ना, तो हमने तुरंत लिया और यहाँ पर 50 ऐड कर दिया। अब मैं कह सकता हूँ कितना हो गया 3800। ठीक, अंकों का सही औसत, अब सही औसत 3800 अंक किन लोगों के लिए है 50 व्यक्तियों के हैं। तो बस औसत निकालने के लिए कुल में कुल संख्याओं का भाग देते हैं। यहाँ कुल कितनी है 50, 0 काटे 5 से काटो 5 7 35 5 6 30, तो कितना हुआ 76। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन मेरा बी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। फिलहाल मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं इनके कॉन्सेप्ट्स भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 है। अब औसत वाला क्वेश्चन एक और है, तो 15 लोगों की औसत 45 है तो टोटल कितना हुआ मेरे पास 15 पंजे 75 की 5 हाथ से लगी 7, 15 चौक 60 और 7 67। समझ में आया? कुल आयु कितनी हो गई 675, कितने लोगों की 15 लोगों की। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। अब 2 व्यक्ति निकल गए तो 15 में से 2 गए तो कितने बचे 13। ठीक, औसत कितना बढ़ गया 45, पहले कितना था 45, औसत कितना बढ़ा 5, तो अब कितना हो जाएगा 50, 13 पंजे 65, इसका मतलब 650। अब क्या बोल रहा है निकलने वाले व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, तो निकलने वाले व्यक्ति कितने थे 2। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं अपन कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस आ रहा है 25। अब 25 डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 15 लोग थे यहाँ 13 लोग हैं, 2 लोगों का अंतर आ गया, 2 पे कितने हैं 25, इसका मतलब औसत क्या कहलाया भाग कर दो 2 से, तो औसत कहलाया 12.5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 12.5 आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत 65 था। देखो फिर से आ गया, बल्लेबाजी का औसत कितने 7 मैचों में, 7 मैच गुणा 65, कुल कितना हुआ 7 पंजे 35, 3 7 6 42 3 45, 455 होगा इसके कुल रन 7 पारियों में। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। तो औसत का सिंपल सा एक फॉर्मूला सभी को पता है ना, क्या है मैं बता देता हूँ। औसत कैसे निकालते हैं अपन, बराबर कुल यानी कि हम कह सकते हैं योग और बटे में कुल संख्या, यही तो कहते हैं ना, ये औसत फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए, तो 7 पारियों का औसत तो मेरे पास मालूम है ना 455 प्लस 8वां मैं कर देता हूँ x, तो कुल कितनी पारी हो गई 8 पारी हो गई। तो 8 पारियों का कुल योग मैंने ये रख दिया जैसे फॉर्मूला बताया, कुल मतलब योग, तो 8 का योग हो गया। लेकिन 8 पारियां हैं तो डिवाइड बाई कुल संख्या भी तो करना पड़ेगा, 8 से कर दिया। औसत कितना चाहिए इनको 85, तो 85 बराबर में रख दिया। अब x का मान निकाल लेता हूँ, तो 8 पंजे 40, 8 2 64 और 4 68, 680 माइनस 455, घटा देते हैं 10 में से 5 गया 5, अब 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, तो 225।
तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या हो गया, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और इकाई हमेशा सेम लेंगे। बात समझ में आई? तो देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यानी कि स्पीड दे दी मुझे 90, आंसर मुझे चाहिए मीटर में, तो इसको मैं तुरंत से बदल देता हूँ 5/18 से। 18 पंजे 90 पचम 25, तो स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। 76 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 75 मीटर। ठीक, 8 सेकंड लगते हैं, तो समय भी बोल रहा है वो 8 सेकंड। ट्रेन की लंबाई कितनी है और मुझे क्या पूछ रहा है वो, ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, चलो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब एक ट्रेन, ये हो गई मान लो ट्रेन, एक पोल को, व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो वो खुद की चाल चलती है, क्योंकि इस व्यक्ति पोल खंबे की दूरी नहीं मानी जाती। यदि वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो इस प्लेटफॉर्म के केस में इस ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाती हैं, तब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखते हैं। टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी तय करनी है मुझे, कुल दूरी बताना है, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की दूरी मान लो x है, प्लेटफॉर्म की मैंने अभी अभी देखी वहाँ पर कितनी दी हुई है 75, और स्पीड अभी अभी मैंने निकाल ली 25। 25 अट्ठे 200, x प्लस 75, तो x का मान कितना आ गया 125 मीटर। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कोई मिश्रण है C, एक कोई मिश्रण है D, इनको ऐसा मिलाना है कि मिश्रण की कीमत हो जाए M। तो इस केस में हमें अनुपात निकालने के लिए D माइनस M करेंगे और M माइनस C करेंगे, ये हो जाएगा हमारा अनुपात। तो ये अनुपात यहाँ कहलाया, ये अनुपात इसका कहलाया। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो इस केस में देखते हैं। हम पास पहला मिश्रण कितना है 50, ये भी रुपए में है। दूसरा मिश्रण कितना है मेरे पास 80, ये भी रुपए में है। और कीमत कितनी चाहिए 60, ये भी रुपए में। तो इकाई सेम है, तो मैं कह सकता हूँ 80 में से 60 गया 20, और दूसरे केस में 60 में से 50 गया तो 10। मैं अनुपात निकालूंगा तो 0 से 0 कट गया, तो अनुपात क्या कहलाया मेरा 2:1। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या हो गया 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ, आप खुद करें, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, औसत निकालिए। औसत का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग किसका, योग जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सभी का, यानी कि कुल, और बटे में क्या आ जाता है, कितनी चीज़ों का योग किया मैंने, तो कुल संख्या। सिंपल। अब बात करते हैं कुल योग, मतलब 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22, और बाटे में कुल कितनी संख्या लिखी मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से भाग लगा देंगे। उम्मीद है आंसर आप निकाल सकते हैं, इसको भी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए इंग्लिश है और ये मान लीजिए हिंदी है। ठीक, अब वो बोल रहा है 40 और 36, यानी 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में तो 36%, 40% हिंदी में तो 40%। अब यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है, दोनों विषय में फेल वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये कितना है 20% है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा सर्किल इंग्लिश का है, जिसमें 36 भी है 20 भी है, तो 36 में से 20 घटाया मेरे पास कितना बच गया
16%, तो 16% मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में फेल हुए। 40 में से 20 घटाया तो 20%, 20% मैं कह सकता हूँ हिंदी में, तो जो केवल हिंदी में फेल हुए। और 20% तो मेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं ही जो दोनों में फेल हुए, इंग्लिश और हिंदी। बात समझ में आ गई। अब मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, फेल वाले, जो एक विषय में, दूसरे विषय में या दोनों विषय में फेल हैं। तो फिर पास वाले कौन कहलाए मेरे पास, 20, 20, 40, 50, 56% तो मेरे पास जब फेल ही हो गए तो मैं कह सकता हूँ 44% मेरे पास पास रहे। तो मैं इसका आंसर आराम से लगा दूंगा 44। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले तो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, बस त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें याद रखना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि आधार हो गया बेस और ऊंचाई हो गया h, अनुपात बोल रहा है 3:4। तो अनुपात को हम कुल संख्या बना दे तो x का गुणा कर देते हैं। इसके आधार की लंबाई होगी, अब देखिए इस वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो एरिया कितना है मेरे पास 150, आधार और ऊंचाई का अनुपात है तो 1/2 गुणा 3x गुणा 4x, 2 3, तो 3 से मैं तुरंत से काट देता हूँ, 3 पंजे 15, 2 से मैं तुरंत से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 से यहाँ भी काट सकता हूँ 25। तो मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो x बराबर 5 आ गया, और 5 3 15, बेस 15 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से 20% महंगा बेचता है। देखो x y z, x अपने माल को y से 20% सस्ता, यदि अगर मैं y की वैल्यू 100 मान लूँ तो x कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से 20% महंगा बेचता है। अब z से 20% महंगा बेचता है तो मैं कह सकता हूँ ना कि x की जो z की जो भी वैल्यू थी उसमें 20% महंगा कर दो तो 80, यानी कि x निकल आएगा। मान लो z की वैल्यू है x, इसको अगर 20% महंगा करना है तो 120 निकाल लो इसका, और क्या मिलना चाहिए मुझे 80, 0 से 0 काट दो, और 4 3 12, 4 दूनी 8 20, तो मैं कह सकता हूँ 200/3। तो जेड की वैल्यू क्या होगी 200/3। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है, इसको भाग लगा दूं अगर मैं 3 से, तो 3 छिंग 18, 2 इधर किया तो 20, 3 छिंग 18, पॉइंट 2 बचेगा, 3 छिंग 66.6 कुछ आएगा। तो अगर मैं हिसाब से देखूं, ये है 100 तो ये है 66.6% कुछ, तो इस हिसाब से सस्ता हुआ कि महंगा हुआ। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है, तो सस्ता ही तो दिख रहा है। कितना सस्ता दिख रहा है, लगभग 33.33। तो मैं इसका आंसर आराम से लगा सकता हूँ 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। तो 2004 में कीमत कितनी थी 250 रुपये, 2005 में 400 हो गई, तो 2005 में कीमत कितनी हो गई 400, कितने रुपए बढ़ गए 150 रुपये बढ़ गए, यही तो कहूँगा मैं। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देखो परसेंट की बढ़ोतरी अपन बाद में निकालें, पहले बताओ कितने रुपए बढ़े, 150 रुपये बढ़े ना। किस पे बढ़े, 250 पे तो बढ़े। तो बस जितना बढ़ा वो ऊपर और किस पर बढ़ा वो नीचे, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। तो मैं कह सकता हूँ 0 से 0 काट दो, 25 चौक 100 काट दो, 15 चौक 60, तो 60% की बढ़ोतरी हो गई। अगला क्वेश्चन है, हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। -1/5 गुणा किस संख्या से करें, मान लो x से कर लेते हैं। ठीक है, अब कितना होना चाहिए ये बराबर में 9/25, तो काट सकते हैं 5 5,
तो x बराबर क्या आ गया, -9/5। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मैं कौन सा लगा सकता हूँ, -9/5 है कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारे पास 550 रुपीज़, ठीक। जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य मतलब CP, कॉस्ट प्राइस। मान लो ये है X, ठीक। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो वो क्या हो रहा है CP का 1/10, तो CP है 10, सॉरी CP है X, तो X/10 हो गया प्रॉफिट। इसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, प्रॉफिट बटे CP और गुणा 100%। तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट कितना है X/10 और CP कितना है X × 100%। तो मैं कह सकता हूँ X से X कटा, 0 से 0 कटी, तो क्या बचा मेरे पास 10%। तो इसका आंसर क्या हो सकता है मेरा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 2y = 12। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है लेकिन लगेगा कठिन है। जैसे यहाँ बोल रहा है वो 3x + 2y = 12, xy = 6 और जबकि 9x² + 4y² पूछ रहा है। अच्छा सबसे पहला दिमाग क्या लगेगा हमारा, 3x + 2y = 12। अच्छा अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो मैं कह सकता हूँ 3 × 3 = 9 x² + 2 × 2 = 4 y² और बराबर 144। यही तो मुझसे पूछ रहा था ना, 9x² + 4y² 144। तो मैं आराम से ये वाला आंसर लगा सकता हूँ, है ना। पर यहाँ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा क्यों गलत होगा उसको चेक करते हैं। देखना क्या लिखा है, 3x + 2y = 12 है और दूसरी कंडीशन xy = 6। अच्छा x और y मतलब दो संख्या हैं जिसका गुणा है 6। तो मैं अगर मान के चलूँ 6 किसका गुणा आता है, 2 × 3 होता है। तो मैं अगर 2 × 3 मान लूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। इसका मतलब x को मैं 2 मान सकता हूँ, y को मैं 3 मान सकता हूँ। रख के देख लेता हूँ, x को मैंने यहाँ 2 रखा तो 3 दूनी 6 प्लस y को मैंने 3 रखा तो 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 और 6 क्या हो गया 12। बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x का मान 2 y का मान 3 हो सकता है। अब इसी केस में मैं रख लेता हूँ 3 × 2, तो x का मान मैं क्या रखूँगा, एक मान मिनट के लिए 3 और y का मान 2 रख के देखता हूँ। x की जगह मैंने 3 रखा था, 3 × 3 = 9 प्लस y की जगह मैंने 2 रखा था, 2 दूनी 4, कितना हो रहा है 13। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए क्वेश्चन मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो 3 × 2 मान नहीं हो सकता। इसी कारण यहाँ पर यह आंसर गलत हो गया। बात समझ में आ गई। तो फिर मेरा मान क्या होगा 2x और 3y होगा। तो चलो रख लेते हैं अपने 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 y की जगह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 9 चौक 36 प्लस 3 त्रिका 9 9 चौक 36 बराबर 72। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा 72। तो याद रहे ऐसे क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वही मान होगा x और y का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है तो, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। मान लो मैंने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, ये हो गई मेरा केंद्र। अगर सेंटर O है तो बोल रहा है एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB को केंद्र O के अधिक निकट है। इसका मतलब मान लो मैं इस जीवा को मान लेता हूँ मैं A और B, और अगला क्या है मेरे पास एक जीवा जो मान लेता हूँ ये है मेरी C और D। तो कौन सी निकट दिख रही है A और B दिख रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो केंद्र के निकट होगी वह बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूँ AB बड़ी होगी CD से। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा AB बड़ी होगी CD से। बस ये रूल है, केंद्र के जो निकट होगी वो बड़ी होगी। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी कहलाती है, जिसको हम व्यास बोलते हैं।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी। देखिए स्तंभ का मतलब कुछ इस टाइप से मैं बना सकता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा हाथ अभी इस पर सेट नहीं है, तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा बेकार बनेगा, पर उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये हो गया एक बेलनाकार। तो वो बोल रहा है कि इस पर मुझे पेंट करना, तो पेंट कहाँ होगा? इसकी बाहरी सतह पे पेंट होगा। क्लियर है। अच्छा, बाहरी सतह पे पेंट होगा तो ऊपर नीचे का हिस्सा तो गया, नीचे कहाँ गया? बेस में। ऊपर कहाँ गया? छत पर। तो पेंट किस पे हुआ? केवल इस हिस्से में। और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँ तो कर्व्ड सरफेस। क्लियर। अच्छा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है? सभी को पता होगा। बेलन का कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। तो 2 इंटू पाई का मान रख दो 22/7 इंटू, अच्छा रेडियस देखते हैं। रेडियस कहाँ है मेरी? रेडियस दिया हुआ है मेरे को 28 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई मीटर में दी हुई है, तो फिर मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूँ। 28 और 100 का मैंने डिवाइड लगा दिया मीटर के लिए, इंटू 4। अच्छा, ये किसका निकला? एक सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, लेकिन मेरे को कितने बोले गए? 25। तो मैं इसमें तुरंत से क्या करूँगा? 25 का गुणा। तो अब ये पूरा क्या बन गया मेरे पास? 25 सिलेंडर का बन गया वक्र पृष्ठ। क्लियर। लेकिन अच्छा, 25 सिलेंडर का वक्र पृष्ठ अगर इतना होगा और लागत कितनी है? देखो, उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो ये पूरा मेरा किस में निकला? वर्ग मीटर में निकला। क्यों निकला? इसको मैंने मीटर में बदल दिया और हाइट भी मीटर में थी, तो मीटर मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया, तो वर्ग मीटर हो गया। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। 25 25 चौक 100, 4 से 4 काट दिया, 7 चौक 28 काट दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 2 गुणा 22 गुणा 4, और कीमत कितनी? 8 रुपये के हिसाब से, तो गुणा 8। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1408 रुपये। क्लियर है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया। ये फ्यूचर, प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट। ठीक है। क्या बोल रहा है? मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, अगर मैं आज आयु x मानता हूँ तो आज से 12 वर्ष के बाद तो मेरी आयु में 12 की वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? अगर मैं आज 10 का हूँ तो 12 साल के बाद मैं 22 का हो जाऊँगा, तो बस x + 12। ठीक। क्या बोल रहा है? मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। 4 वर्ष पूर्व यानी आज से अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करूँगा तो बताओ, आज अगर मैं 10 साल का हूँ तो 4 वर्ष पहले मैं कितने का हूँगा? 6 साल का होऊंगा। क्यों? मैंने 10 में से 4 घटा दिया, तो मैं कह सकता हूँ x - 4। क्लियर है। अब वो बोल रहा है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो 4 वर्ष पहले थी। 4 वर्ष पहले तो यही थी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो फिर 3x - 3 चौक 12 बराबर x + 12। क्योंकि वो क्या बोल रहा है? इस आयु की 12 वर्ष के बाद जो आयु है वो 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी। तो मैंने ये लिख दिया। तो x इधर आया तो 2x बराबर के क्या हो जाएगा? 24। x का मान कितना आ जाएगा? 12। क्लियर हो गया। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा इसका? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजक बहुपदी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुपदी की सिंपल सी कंडीशन है, मान लेते हैं कोई संख्या a, बस बहुपदीय होना है तो उसके ऊपर की जो पावर है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना ही बटे में चलेगी, ना ही माइनस में चलेगी, और ना ही वो संख्या रूट में होनी चाहिए। क्लियर है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखिए। तो याद रखते हैं। पहला वाला देखते हैं, पावर माइनस में, तो ये नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं तो देखिए 5x + 1/x है, तो ये भी नहीं है। तीसरा वाला देखते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं है, तो देखो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -1
इसलिए नहीं है। 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 8 ये हो सकती है। अगली देखते हैं, इसमें पावर देखो बटे में आ गई तो ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चाहिए हमें। हम सिंपल सी बात करेंगे, 1100 में हम किस संख्या का गुणा करें, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्लियर है। 4 ऑप्शन में हम एक बार 11 का, 5 का, 2 का और 10 का गुणा करके देख लेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा जिससे पूर्ण वर्ग बन गया वही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना समान है। इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। क्लियर है। अच्छा देखते हैं क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी के केस में। 1 से लेके 25 संख्याएं, तो मैं बटे में मैंने लिख लिया 25 संख्याएं, क्योंकि मुझे प्रायिकता तो इसमें से दिखानी है और प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक। अगर सबकी समान प्रायिकता है तो ऊपर भी 25 आएगा, कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या की। तो 1 से लेके 25 तक अभाज्य कौन सी आएगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई। इसका मतलब 9 ऊपर आ गया, तो आंसर क्या बन गया मेरा, 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। भागफल पूर्ण घन हो, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन। देखिए, एक डिवाइड का मेथड सबने पढ़ा हुआ है। इस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य। क्लियर। इसको हम बोलते हैं भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्लियर है। और जितने में भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो इन क्वेश्चनों में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट 4 ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट डिवाइड लगा दें आप 3 0 8 7, एक एक करके। एक बार 3 का लगाएं, एक बार 21 का लगाएं, एक बार 7 का लगाएं, एक बार 9 का लगाएं। जहाँ भी मुझे ये हिस्सा वर्ग दिख गया बस वही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं कराने वाला हूँ, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन मैंने गलती से ले लिया है, फिर भी हम इसका आंसर जानते हैं, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले एक आयत बना लेता हूँ, ये लिया, ठीक है, मैंने एक आयत बना लिया। अब आयत बना लिया तो मुझे सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ जाननी है। आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ की भुजा भी बराबर होती है और ये विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज़, ये दोनों विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं, अगल बगल की दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी। तीसरी चीज़, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं ना। तो चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। मान लो ये O A B C D, ये हो गया OA। तो OA बोल रहा है वो 2x + 4, 2x + 4, और OD बोल रहा है वो 3x + 1, 3x + 1। लेकिन मैं जानता हूँ ये बीचों बीच काटता है, तो ये और ये बराबर होगा। तो मैं इस पूरे डायगोनल को निकाल सकता हूँ ना, 2 का गुणा करके, 3x + 1 और 2x + 4 O से A तक है, तो O से C तक भी क्या होगा, 2x + 4। इसका मैं दोगुना कर देता हूँ, और डायगोनल दोनों बराबर होते हैं विकर्ण, तो निकाल लेते हैं। 2 × 6x + 2 बराबर 2 दूनी 4x + 8। 6 में से 4 गया तो 2x, और 2 8, 8 में से 2 गया तो 6, और 2 से काटूंगा तो 3। इसका मतलब मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, 3 आंसर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसमें से कायदे से तो हो गया नन, लेकिन अगर सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, साधारण ब्याज पर लिया और CI पर दे दिया। कितने साल बाद देख रहा है वो? 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 2 साल में CI और SI निकाल लेता हूँ। SI क्या होता है? PRT/100। फॉर्मूला आप सबको याद है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। तो P कितना ले रहा है वो पैसा? 5,000 गुणा R कितना है उसके पास? देखते हैं, ये 10% से लिया और टाइम कितना उसका? 2 वर्ष, बटे में हो गया 100। तो 2 से 1 ये कटा, 1 ये कटा, तो मैं कह सकता हूँ उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो 2 वर्ष का CI कैसे क्या निकालूंगा मैं? तो देख लेता हूँ मैं। अमाउंट क्या होता है? P1 + R/100 पावर क्या हो गई? T। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो P कितना मेरे पास? 5,000। 1 + R कितना है मेरे पास क्वेश्चन में? 15%। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। 100 एकम 100 यानी कि 100 एकम 100 + 15 115। तो 115 बटे में 100 गुणा 115 बटे में 100। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि T का मान मेरे पास 2 है, तो ये हिस्सा 2 बार आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। क्लियर है? अब इनका गुणा करूँगा, तो मैं आपको गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ, गुणा आप लोग स्वयं करेंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इस केस में इसके पास आएगा लगभग 6,612.5। ठीक है। अच्छा, ये 1,000 रुपये था। अगर मैं मूलधन भी जोड़ लूँगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इसको कितने मिलते हैं? 6,000। तो यहाँ इसको कितने मिल रहे हैं? 6,612। तो मुझे 6,612 में से 612.50 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो मैं आंसर लगा सकता हूँ गेन। क्लियर है? ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बारीकी से नहीं बता सकता, बस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं अपने चैनल में कई कॉन्सेप्ट्स के वीडियो भी डालूँगा, जिसको देखकर आप ये सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? दिए गए चित्र में AB समांतर है CD के, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये CD के समांतर है। ठीक है भैया। ABO है 100, OCD है 110। तो हमसे BOC पूछ रहा है, यानी ये वाला। तो सबसे पहले तो एक पैरेलल का केस समझ लीजिए। मान लीजिए AB समांतर है CD के। ठीक है, तो मैं एक लाइन ले ले रहा हूँ AB, एक लाइन ले ले रहा हूँ मैं CD। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई रेखा इनको ऐसे काटती हुई निकल जाए L, तो ये जो अंदर की साइड कोण बनते हैं इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे ही इस साइड से और इस साइड पर भी हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, दूसरी चीज़, एक ही रेखा पर कितनी भी लाइन काटें पर इस पूरे का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देख लीजिए, ऊपर अगर मैं AB के समांतर कोई लाइन खींच देता हूँ, क्लियर है, तो फिर CD और ये हिस्सा पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। और इस पूरी लाइन की अगर मैं बात करूँगा तो कितना होता है? ये 180। तो फिर 70 और 80 कितना हो गया? 150। बचा कितना? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ये वाला जो केस था ये हो गया 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकता हूँ 30 डिग्री। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो एक वर्ग मतलब हुआ स्क्वायर। मैं यहाँ से एक स्क्वायर बना ले रहा हूँ, ये हो गया स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, जो कि कितना दे रहा है? ये 16। तो A का मान क्या हो गया? 4। A क्या कहलाती है? हमेशा स्क्वायर की भुजा। बात समझ में आ गई? तो ये कितनी हो गई हमारे पास? 4। ठीक है भाई। आगे बोल रहा है वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को, मध्य बिंदु यानी 1 2 3
4, तो ये वाली, ये और ये। अच्छा, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पूरी कितनी है? 4 की, तो ये कितनी हो गई? 2 की। ये भी कितनी हो गई? 2 की। और यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि वर्ग में सारे भुजाएं 90 डिग्री पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ x है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ? 8x। तो रूट स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो क्या कहलाया ये? 2√2। तो मैं कह सकता हूँ x का मान क्या आ गया? 2√2। और मुझसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो ये भी एक वर्ग बन रहा है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना है मेरे पास? 2√2। तो इसका स्क्वायर क्या कहलाया? 4 इंटू √2 का 2, 4 दूनी 8। आंसर हो गया। तो मैं लगा सकता हूँ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पेपर सॉल्व होता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।